तो हम लोग वृत्त का नॉर्मल सवाल लगा रहे थे। तो क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, मतलब क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या r का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसके व्यास का मान क्या होगा? व्यास मतलब d बराबर क्वेश्चन मार्क में कहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसके व्यास का मान क्या होगा? हम जानते हैं अगर कभी क्वेश्चन में त्रिज्या दे करके व्यास का मान पूछता है तो एक सिंगल फार्मूला यूज में आता है, वो है r इक्वल टू डी अपॉन 2। जहां r क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या बराबर d क्या है? d फॉर डायमीटर, मतलब व्यास अपॉन 2। मतलब अगर व्यास को हम आधा कर दें या व्यास में 2 से भाग दे दें तो त्रिज्या का मान निकलकर आ जाएगा। और r यानी रेडियस, मतलब त्रिज्या का मान आपको कितना दिया है? 5। तो त्रिज्या के प्लेस पे हम 5 लिख सकते हैं बराबर व्यास अपॉन 2। हमें व्यास का मान ज्ञात करना है तो जिसका मान निकालना होता है हमेशा उसको बराबर की तरफ रखते हैं। तो ये व्यास बराबर 2 इसमें भाग कर रहा है, हर में है मतलब भाग कर रहा है, तो इधर आकर क्या करेगा? गुणा करेगा। तो 2 पचे 10 हो जाएगा। तो व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको व्यास निकालना है तो हमेशा त्रिज्या का दोगुना कर देते हैं। अगर व्यास निकालना है तो त्रिज्या का दोगुना कर देते हैं, और अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा कर देते हैं, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है और त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। हम कह सकते हैं, एक और संबंध हम यहां से बना सकते हैं, क्या? d बराबर 2r, मतलब कि अगर त्रिज्या में हम 2 से गुणा कर दें तो व्यास का मान हमें आ जाएगा। डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज लेकर भी आप व्यास का मान निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त का व्यास, मतलब इस बार क्वेश्चन में आपको व्यास का मान दे दिया। क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। व्यास मतलब डायमीटर, इसका मान आपको 16 दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है त्रिज्या यानी कि r रेडियस, त्रिज्या का मान उसने आपसे पूछ रखा है। एक ही फार्मूला है, व्यास देकर त्रिज्या पूछे या त्रिज्या देकर व्यास पूछे, r इक्वल टू डी अपॉन 2। जिसका मान पूछ रहा है बस एक कॉन्सेप्ट और हर क्वेश्चन सॉल्व, जिसका मान पूछ रहा है उसको बराबर के एक तरफ कर दीजिए और बाकी को दूसरी तरफ। आइए देखते हैं। डी मतलब व्यास का मान 16 दिया है, r बराबर व्यास की जगह पे हम क्या रख देंगे? 16, क्योंकि व्यास का मान क्वेश्चन में 16 दिया हुआ अपॉन 2। r बराबर 2 से आप 16 में भाग करेंगे 8 आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे। वृत्त में अगर बात की जाए इस वृत्त के क्षेत्रफल की, अगर वृत्त के टॉपिक है वृत्त, अगर इस वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तो पता है कि वृत्त में केंद्र होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। और पाई का मान होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। अगर आपसे कोई पाई का मान पूछ ले, सर पाई का मान क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पाई का मान आप अंश और हर में मत बताइए, बल्कि पाई की वैल्यू को आप हमें डेसिमल में बताइए। तो अगर पाई का मान आपको दशमलव में बताना हो तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? और पाई इक्वल टू, ये 22/7 है, हमेशा हर से अंश में भाग देते हैं,
7 में आप 22 से भाग दे दीजिए, तो 7 3 के 21 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, अब भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7 1 जा 7 यानी 7 1 जा 7 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, और दशमलव आप बढ़ा चुके हैं तो यहाँ 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 1 कट जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो कितनी वैल्यू आई? 3.14। मतलब पाई के 2 मान हैं, पाई का मान 22/7 भी होता है और पाई का ही मान 3.14 भी होता है। अगर आपको पाई की वैल्यू पुट करनी हो, अगर आप अंश और हर के रूप में पुट करना चाहते हैं तो आप 22/7 पुट कर देंगे वैल्यू, और अगर आप पाई का मान दशमलव में रखना चाहते हैं तो आप 3.14 रख देंगे। अब तुरंत आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर आखिर पाई का मान हम कब 22/7 रखेंगे और कब 3.14 रखेंगे? तो मैं आपको वो सिचुएशन बताता हूं कि कब 22/7 मान रखना है और कब 3.14 रखना है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, और आप इतना नोट करेंगे, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए बात आई कि सर कहां पाई का मान 22/7 रखेंगे और कहां 3.14 रखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिया है आपको? 28 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि आकृति कैसी है, वृत्त है और क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे आप सूत्र, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर। अब बात आई कि पाई की वैल्यू क्या रखें? 3.14 रखें कि 22/7 रखें? तो त्रिज्या का मान कितना दिया है? 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, यहां पाई है, क्षेत्रफल बराबर ये पाई, ये चर है और अचर, तो अगर इनके बीच कोष्टक है और कोई चिन्ह नहीं दिया है तो कौन सा चिन्ह माना जाता है? गुणा का चिन्ह। तो 28 का स्क्वायर मतलब 28 × 28 2 बार होगा। अब आप जरा अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से सोचिए, अगर आप पाई का मान 3.14 रखते हो तो यहां पर कैलकुलेशन आपका हार्ड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि 3.14 का गुणा 28 में करेंगे, फिर उसका गुणा 28 में करेंगे, और वहीं अगर हम यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख दें, कितना रख दें? 22/7, और गुणे ये 28 है, तो 7 × 1 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर ये 22 का 4 में गुणा करेंगे तो 22 चौक को हो जाएगा 88, 88 × 28। यहां मैं सॉल्व कर देता हूं। क्षेत्रफल बराबर ये 88 × 28 आया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर, अब आप 88 का 28 में सिंपल गुणा कर लेंगे तो नॉर्मली आपका सवाल लग जाएगा। वैसे आपको दशमलव में ले जाना पड़ता, तो 3.14 का गुणा 28 में करते, फिर उसके बाद जो आता दशमलव लगाते, और दशमलव लगाने के बाद फिर उसका गुणा 28 में करते, फिर वहां भी आपको दशमलव लगाना होता, तो कैलकुलेशन क्या होता? हार्ड होता। तो हमें अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से जानना होगा कि कब कैलकुलेशन आसान हो रहा है और कब कैलकुलेशन हार्ड हो रहा है। तो देखिए गुणा करके देखते हैं, 28 64 हो जाएगा,
हासिल 6 का लग जाएगा, 8 64 हो जाएगा और 6 ये 70 हो जाने वाला है। ये 2 8 16 हो जाएगा और ये 2 8 16 एक 17 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, ये 6, ये 7 7 14 और ये 1 2, ये 24 64 हो जाएगा। 24 64 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो हमने जान लिया वृत्त का क्षेत्रफल होता है, टॉपिक है वृत्त, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त की परिधि। क्या पढ़ेंगे, परिधि। सबको पता है ये कोई वृत्त है, अगर ये वृत्त है गोल बन जाओ भाई। चलिए, अगर ये मान लीजिए कोई आपका एक वृत्त है कोई, अब अगर इस वृत्त की मैं परिधि की बात करूं तो जो किनारे की बाउंड्रीज होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है वृत्त की परिधि, 2 पाई आर। अच्छा, अब मान लीजिए आप कि ये कोई वृत्त है, क्या है, और वृत्त का पूरा क्षेत्रफल नहीं पूछा है, बल्कि थोड़ा अब ये थोड़ा डेप्थ बात हो, वृत्त का पूरा क्षेत्रफल नहीं पूछा, बल्कि हमसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जैसे ये कोई वृत्त है आपका, ये कोई वृत्त है, हमसे ये त्रिज्या हो इसकी, हमको 2 सेक्टर दे दिया मान लीजिए, एक यहां ऐसे, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। हमसे इस अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछता, अगर वो क्वेश्चन में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तब तो हम सिंपल फार्मूला यूज कर लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछेगा। अगर सिर्फ हमें इस पर्टिकुलर एरिया का क्षेत्रफल पूछ ले तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अगर सिर्फ 2 सेक्टर दे दे, ये त्रिज्याएं है ना, तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये त्रिज्या का एक भाग है। क्या है, त्रिज्या का एक भाग। तो त्रिज्या को ही तो खंडित किया गया है, तभी तो त्रिज्या का एक भाग हुआ है। इसीलिए इसका नाम पड़ता है त्रिज्य खंड। इसका नाम क्या पड़ता है, त्रिज्य खंड। ध्यान से समझेंगे बातों को। त्रिज्य खंड क्यों, खंड का अर्थ होता है भाग या टुकड़ा, और किसका टुकड़ा, त्रिज्या का टुकड़ा। ये त्रिज्या, क्योंकि वृत्त में त्रिज्याएं भी तो होती है भाई, लेकिन हमसे इस सभी त्रिज्याओं में से इस पर्टिकुलर त्रिज्याओं के बीच का एरिया पूछा है। तो ये त्रिज्या का, इन पूरी त्रिज्याओं का ये एक भाग है, इन त्रिज्याओं का ये खंड है, इसीलिए इसका नाम त्रिज्य खंड रखा गया है। क्योंकि ये पूरे वृत्त की त्रिज्या का एक भाग है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, त्रिज्य खंड। अगर हमसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ ले तो हम कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, या इनके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आइए उसको जानते हैं। तो पहली बात, अगर कहीं मान लीजिए ये एक रेखा है, कितने अंश कोण बना अभी, 90 अंश। अगर ऐसे पूरा होगा तो कितना अंश, फिर 90 अंश। मतलब ये पूरा जो कोण बनता है, ये पूरा, ये कितने अंश का हो जाता है, 180 अंश। अगर फिर कोई इतना एंगल घूम गया तो फिर 90 अंश घुमाओ, फिर इतना घुमा, फिर 90 अंश घुमा, 180 ये और 180 ये, कितना हो गया, 360। कब, जब पूरा एक गोल आकृति बनी तब। मतलब कि जब कोई वृत्त बनता है तो एक पूरे वृत्त को बनाने में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूरे एक सर्कल को बनने में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो अगर ये पूरा वृत्त बना है तो कितने अंश का कोण बना होगा, 360 अंश का, इक्वल टू। और हमसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल का मान ही पूछा है हमसे।
तो पूरे एक वृत्त जब हमने बनाया तो कितने अंश का कोण बना? 360 अंश का। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या हमसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है? नहीं, हमसे तो वृत्त के एक भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो हमें एक भाग के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो मैं उस फार्मूले को सिर्फ निकाल नहीं रहा हूं, उस फार्मूले को आपको प्रूफ करके बता रहा हूं कि वो फार्मूला आया कहां से है। ये 360 डिग्री है, तो क्या हम किसी संख्या में एक से गुणा या भाग कर सकते हैं? क्योंकि एक से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 360 डिग्री को हम 360 गुणे 1 डिग्री लिख सकते हैं क्या? बात तो वही है, 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमें एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिज्या का एक भाग ही तो है। हमें इस एक सिंगल एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, एक छोटे से त्रिज्या के भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए हम इस एक भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो ये 1 डिग्री बराबर ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये 360 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आकर क्या करेगा? भाग करेगा। ये आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर कभी क्वेश्चन में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछता है तो आप सिंगल एक फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर अपान 360, जहां पाई की वैल्यू है 22/7 और आर क्या है? त्रिज्या है, और 360 एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और ये बताइए, जब इन दोनों के बीच में हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये सेंटर, ये इसकी त्रिज्याएं, हमें इन्हीं के बीच का तो एरिया ज्ञात करना है। तो ये किसी न किसी कोण पे झुका होगा, तो मान लेते हैं कि ये थीटा कोण पे झुका हुआ है। क्या मान लेते हैं? कि ये थीटा कोण पर झुका हुआ है। इसको मैं थीटा क्यों मान रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि कोण को हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें इस थीटा डिग्री का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां हम क्या लगा देंगे? यहां हम थीटा लगा देंगे। अब ये आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया है। आप पाई का मान 22/7 रख देंगे, उसके बाद आर त्रिज्या का मान रख देंगे, जिस एंगल पे त्रिज्याएं झुकी होंगी उस एंगल का मान रख देंगे, 360 से भाग कर देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। नोट कर लीजिए। पूछ दे कि इस त्रिज्य खंड की, किसकी? इस त्रिज्य खंड की, अगर आपने वृत्त का केंद्र ये है, तो केंद्र से ये चाप ही तो हम लोग लगाते हैं, केंद्र से चाप लगाने पर ही तो ये पूरा एरिया बना होगा। तो इस एरिया को अगर हम इस बाउंड्री की लंबाई ज्ञात करना चाहें तो इसे हम क्या कहेंगे? चाप की लंबाई। इसे हम क्या बोलेंगे? चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, इसे हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। तो जो चाप की लंबाई होगी आपके, ये क्या होगी? देखिए, तो पहले जब पूरा वृत्त आप तय करेंगे, पूरे वृत्त को, तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री कोण बनेगा। ये बात तो तय है कि 360 डिग्री का कोण बनना ही बनना है, बराबर। और ये चाप की लंबाई है, मतलब ये बाउंड्रीज को ज्ञात करना है, तो वृत्त की पूरी बाउंड्री ही वृत्त की परिधि कहलाती है। ये वृत्त की पूरे चाप की लंबाई ही तो है, तो चाप की लंबाई ही तो परिधि होती है, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर होती है। तो यहां पे 2 पाई आर हो जाएगा। और क्या हमें पूरे वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है? नहीं, हमें एक स्पेशल सेक्टर के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हम क्या करने वाले हैं? 360 डिग्री, 360 में क्या हम 1 से गुणा कर सकते हैं? डिग्री से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा या भाग किया जा सकता है। आगे देखते हैं। ये 2 पाई आर, हमें एक भाग का ही तो चाहिए चाप की लंबाई,
हमें एक छोटे से भाग की चाप की लंबाई चाहिए, तो इस एक भाग की हम चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। 2 पाई आर, ये 360 इसमें गुणा कर रहा है, तो इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा। और ये कुछ एंगल पे झुके होंगे ना, ये दोनों त्रिज्याएं कुछ न कुछ थीटा कोण पर क्या हुई होंगी, झुकी हुई होंगी। तो अगर ये दोनों त्रिज्याएं किसी एंगल पे झुकी हुई हैं, अगर ये दोनों त्रिज्याएं किसी एंगल पे झुकी हुई है, तो एंगल क्या होगा, वो एंगल होगा थीटा डिग्री। कितना डिग्री होगा, थीटा डिग्री। आप इसे नोट कर लीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें इस स्पेशल त्रिज्य खंड का चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। जब पूरा वृत्त बनेगा तो कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश, बराबर वृत्त की जो चाप की पूरी लंबाई होती है, इसे ही तो वृत्त की परिधि कहते हैं। ये बाउंड्री ही तो चाप की लंबाई है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है मेरे भाई, 2 पाई आर होती है। अब हमें पूरी चाप की लंबाई नहीं चाहिए, हमें इस पर्टिकुलर एरिया की चाप की लंबाई चाहिए। तो मतलब कि हमें क्या करना होगा, इस एक भाग के चाप की लंबाई निकालना होगा। तो हम 360 में अगर 1 डिग्री से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जा सकता है, बराबर 2 पाई आर। तो ये एक भाग का ही तो हमें चाप की लंबाई निकालनी है, तो ये एक भाग के चाप की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर अपान 360। और क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि जो दोनों त्रिज्याएं हैं ये कितने अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो ये मान लीजिए कि थीटा डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। जब आप इस फार्मूले को पुट करेंगे चाप की लंबाई, तो आपको त्रिज्य खंड के इस पर्टिकुलर एरिया के चाप की लंबाई निकल के आ जाएगी, जहां पाई का मान आप 22/7 रख देंगे, आर त्रिज्या होगी, थीटा ये दोनों त्रिज्याएं जिस एंगल पे झुकी होंगी उस जगह पे आप थीटा का मान रख देंगे। और 360 एक कांस्टेंट है, ये 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, नोट कर लीजिए।